हुई है, लेकिन स्मृति मंदाना एक पॉजिटिव निकल कर आई है। उनके बल्ले से भी रन नहीं निकले थे पिछले 2 मुकाबलों में, और इस मुकाबले में स्मृति मंदाना ने भी अर्धशतकीय पारी खेली है। लेकिन हरमनप्रीत कौर, बिल्कुल ठीक कहा अजय आपने कि समस्याएं आ रही हैं अब फॉर्म को लेकर। आईपीएल में भी हमने देखा, माफ कीजिएगा, WPL जिसको हम कह रहे हैं, वहां पर भी 1.8 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने इनको खरीदा है, लेकिन उतने ज्यादा खरीदार भाग नहीं रहे थे हरमनप्रीत कौर के पीछे। इसका मतलब साफ है कि एक तो एज फैक्टर भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया, और एक फैक्टर ये भी है कि फॉर्म में नहीं चल रही है हरमनप्रीत कौर। एक चीज जो अभी अभी मेरे दिमाग में आई है, सेमीफाइनल की रेस से अब बाहर भी हो सकती है भारतीय महिला टीम। हम लगातार ये बात कर रहे थे लक्ष्मी मैम की वर्ल्ड कप जो है वो घर आएगा, पहली बार आएगा। अंडर 19 का अभी हाल ही में हमने जीता है, लेकिन सीनियर टीम और अंडर 19 का जो अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप होता है, दो अलग अलग चीजें होती है। ऐसे तो विराट कोहली ने भी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन उन पर हमेशा ये सवाल होता है कि उन्होंने कभी भी आईसीसी का कोई टूर्नामेंट जीता है नहीं भारतीय टीम को। तो पाकिस्तान की टीम, अगर आप अभी पॉइंट्स टेबल देखें, अपडेटेड पॉइंट्स टेबल देखें, तो इंग्लैंड की टीम तो अब क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल के लिए, वो तो साफ है। भारतीय महिला टीम अभी इस समय दूसरे नंबर पर है, लेकिन 3 मैच में 2 जीत 1 हार है। और अब पाकिस्तान की टीम अगर आप देखो, तो पाकिस्तान की टीम 2 मैच खेली है, 1 मुकाबला हारा है, 1 मुकाबला जीती है। इंग्लैंड को अगर पाकिस्तान की टीम हरा दे तो बाकी टीमों को हरा सकती है। और नेट रन रेट अगर आप देखो, पाकिस्तान का प्लस 1.542 है और इंडिया का प्लस 0.205 है। अगर इंग्लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ तो बड़ी जीत मिलेगी ना इंडिया को भी, चलिए मिल जाती है, लेकिन अगर वहां इंग्लैंड को पाकिस्तान हरा दे और पाकिस्तान जो है अपना उसके अगला वाला जो मुकाबला है वो एक अच्छे मार्जिन से जीत जाए, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा, मतलब बहुत बड़ा खतरा है ये अब भारतीय महिला टीम के आगे। आप लोग भी कमेंट करके बताओ। हाँ बिल्कुल खतरा है ही, लेकिन एक चीज साफ हो गई है कि भारत पाकिस्तान का मुकाबला देखने को अब नहीं मिलेगा। फाइनल में जो दर्शक सोच रहे थे कि शायद भारत और पाकिस्तान के बीच मैच देखने को मिल जाए, लेकिन अब वो चीज अब संभव नहीं हो पाएगी। और दर्शक, जैसे कि हम पूछ रहे हैं आपसे, आप भी बताइए कि आज का मैच आपने देखा है, क्या लगा आपको, कहां पर कमी रह गई या किस खिलाड़ी के प्रदर्शन ने आपको प्रभावित किया? क्योंकि देखिए, ऋचा घोष ने शानदार तरीके से बल्लेबाजी की, अंत तक वो लड़ती भी रही हैं, 47 रन उनके बल्ले से निकले हैं 3 मैच में, तीनों में नॉट आउट। बिल्कुल, अब तक ना पाकिस्तान के किसी गेंदबाज ने इनका तोड़ निकाला है, ना वेस्ट इंडीज का कोई गेंदबाज इनको आउट कर पाया, और ना ही इंग्लैंड के किसी भी बॉलर में वो दम था, या आप कहें कि ऋचा घोष को पवेलियन का रास्ता दिखा सके। मुझे लग रहा है कि इनको पवेलियन का रास्ता ही नहीं पता, इनको सिर्फ वन वे ही रास्ता पता है इनको कि हाँ मुझे यहाँ से क्रीज तक जाना है, बस उसके बाद कहाँ जाना है ये नहीं पता। बस उनको इतना ही पता है कि हाँ वो जो पट्टी होती है 22 गज की, उसके बस आसपास दौड़ना है और रिटर्न नहीं जाना है। 3 मैच हो चुके, तीनों मैच में नॉट आउट लौटी है, ये एक पॉजिटिव है भारतीय टीम के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के लिए इस बार अगर हम आज की तस्वीर देख रहे हैं, तो ना ही स्मृति मंधाना और ना ही ऋचा, दोनों की पारियां काम नहीं आई। हालांकि उन्होंने खेला बहुत शानदार, स्मृति मंधाना ने 52 रन बनाए हैं और ऋचा ने 47 बनाए हैं, लेकिन बावजूद इसके आपको क्या लगता है वो जो 11 की जो कमी रह गई, वो कहां से भरपाई हो सकती थी? क्या नहीं होता और क्या होता? शेफाली वर्मा आउट ना होती, अगर शेफाली वर्मा आउट ना होती, 29 पर वो पहला विकेट ना गिरा होता, तो निश्चित तौर पर ये 11 रन तो कुछ भी नहीं थे। फिर शेफाली वर्मा अगर आउट ना होती, उन्होंने स्टार्ट दिला दी होती, अगर चौथे ओवर में ही वो, अगर शेफाली वर्मा ने 30 रन 35 40 ऐसा अगर कोई अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया होता, तो स्मृति मंधाना भी दूसरे छोर पर रन बना ही रही थी। मुझे लगता है वहां पर, क्योंकि फिर उसके बाद जो है जब आपका पहला ही विकेट थोड़ा देरी से गिरता है ना, तो तीसरा विकेट जो है वो, दूसरा विकेट आपका फिर जल्दी नहीं गिरता है, क्योंकि फिर उसके बाद जो नंबर 3 पर बैटर आए जो आता है, उसको सबसे पहले तो ये रहता है कि हाँ चलो स्टार्ट बेहतरीन मिल चुका है ना, टीम को स्टार्ट बेहतरीन मिल चुकी है, तो अब बस आराम से खेलना है और मिल जाती है। बिल्कुल, और जेमिमा का विकेट भी मुझे लगता है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था इंग्लैंड के लिए, क्योंकि वो भी मैच को एक तरह से पलट सकती हैं। हमने देखा था पाकिस्तान के खिलाफ वो इकलौती ऐसी खिलाड़ी थी जिन्होंने पूरी तरह से रुख पलटा था। ऋचा घोष भी थी वहां पर, ऋचा घोष अर्धशतक तो लगाया था। हाँ, पहले मैच देखिए ऋचा घोष के लिए पहले मुकाबले में भी अर्धशतक से चूकी थी और दूसरे मुकाबले में
शायद अर्धशतक लगाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन तीसरे मुकाबले में फिर अर्धशतक से चूक गई। लेकिन बड़ी बात यह नहीं है कि अर्धशतक से चूक गई तीसरे मुकाबले में, बड़ी बात यह है कि जीत नहीं दिला पाई। और हाँ, एक और चीज, जैसे अभी आपने पूछा था कि क्या होता तो शायद मैच के नतीजे कुछ और होते। मुझे लगता है कि दीप्ति शर्मा, यही मैं दीप्ति शर्मा पर ही आ रही थी, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी बहुत स्लो, हाँ बहुत जो उम्मीदें थी उसके मुकाबले मुझे लगता है कुछ खास नहीं वो कर पाई, 7 रन बनाकर आउट हो गए। और अजय निराश भी हो रहे थे जब हम ये मैच देख रहे थे, तो कह रहे थे कि स्ट्राइक भी बड़ी मुश्किल से रोटेट कर पा रहे हैं। देखिए दीप्ति शर्मा जब आई क्रीज पर, पहला बॉल डॉट होता है, 7 रन की तो उम्मीद नहीं थी। नहीं, आप ठीक है 7 रन बनाए, अब मैं कहता हूँ 7 छोड़िए, आप 0 पर आउट हो जाइए, लेकिन कम से कम टीम पर बोझ मत बनिए। मतलब खैर ठीक है, ये हार्श वर्ड है, बट इसको दिल से मत लीजिएगा, लगाइएगा। मेरे कहने का मतलब ये कि दीप्ति शर्मा जब बल्लेबाजी करने के लिए आई थी, तब पहला बॉल उन्होंने डॉट रहा, दूसरा बॉल डॉट रहा, तीसरे बॉल पे 2 रन लिया, फिर उसके बाद डॉट था, आखिरी बॉल पे फिर सिंगल ले लिया, तो वो पूरा ओवर आपका खराब हो गया। और ऑन द अदर हैंड, अगर उस वक्त ऋचा घोष को उन्होंने पहले ही बॉल पर सिंगल दे दिया होता शायद, और वो शायद 17वां ओवर था अगर मैं गलत नहीं तो, 17वां ओवर था, 17वें ओवर में अगर ऋचा घोष को बल्लेबाजी मिलती, 16वां या 17वां ओवर था वो, तो वहां पर अगर वो मौका मिलता तो निश्चित तौर पर इसके नतीजे कुछ और ही होते। बिल्कुल। तो और लास्ट की 6 बॉल थी ना चिराग, उनमें जो 31 चाहिए थे, वो अगर नहीं लगता कि परफेक्शन के साथ या फिर उनको उसको ध्यान में रखते हुए खेला जाता, तो शायद टारगेट इतना बड़ा नहीं था। टारगेट बड़ा नहीं था, लेकिन उसको बड़ा बना लिया गया। जिस तरह से हमने कहा है कि वो टारगेट को जो चेज करने का तरीका है ना, वो स्मृति मंदाना तो समझ गई थी, नब्स को पकड़ लिया था, लेकिन स्मृति मंदाना जब आउट हुई उसके बाद तो लगभग ये तय हो ही गया था कि भारत इस मुकाबले को अब हार ही जाएगा। आखिरी ओवर में एक नो बॉल भी मिली, फ्री हिट भी मिली, लेकिन ऋचा घोष उसका फायदा उठा नहीं पाई ज्यादा, क्योंकि आपके पास प्रेशर ज्यादा हो गया था फिर रनों का। आपको शुरुआत से ही थोड़ा सा उस तरीके की बल्लेबाजी करनी थी जिससे आपको ये रन चेज थोड़ा सा आसान लगता। रेणुका ठाकुर के लिए सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है इस वक्त तो, क्योंकि 5 विकेट निकालना किसी T20 मुकाबले में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। उसके बाद भी प्लेयर ऑफ द मैच आपको ना चुना जाए, क्योंकि अगर भारतीय टीम अगर ये मुकाबला जीतती तो निश्चित तौर पर रेणुका ठाकुर ही प्लेयर ऑफ द मैच चुनी जाती। लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच बनी है नेट स्क्यूवर ब्रंट। इन्होंने 50 रनों की पारी खेली थी और गेंदबाजी में भी इन्होंने शायद, देखिए विकेट लेस रही है, लेकिन 50 रनों की इन्होंने पारी खेली थी और उसे इम्पैक्टफुल पारी, मतलब इम्पैक्टफुल इनिंग या फिर ज्यादा इम्पैक्ट कंसीडर करके उनको प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो चुना गया है। तो देखिए ऋचा घोष के लिए बुरा लग रहा है, उसके बाद बुरा लग रहा है स्मृति मंधाना के लिए, रेणुका ठाकुर के लिए। 3 शानदार परफॉर्मेंसेस के बावजूद भी भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत नहीं पाई। चिराग, आप नहीं थे तब, हमारे साथ आप नहीं जुड़ पाए थे, तो पहला सवाल हमारा यही था कि क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया ने टॉस जीता लेकिन पहले बॉलिंग का जो फैसला लिया वो गलत है? क्योंकि इससे पहले जब हम लोग सामने बैठे हैं, आपको याद होगा इससे पहले भी जब आपने कहा कि क्या टीम इंडिया जो है वो बॉलिंग कर लेगी, मैंने कहा नहीं, पहले बैटिंग कर लेगी। क्या आज अगर इस सिचुएशन में इन फैसला कुछ उलट होता तो तस्वीर कुछ अलग होती? क्योंकि फिर प्रेशर में आप नहीं होते, आप टारगेट दूसरे को देते तो प्रेशर में सामने वाला होता। बिल्कुल, देखिए ये तो ट्रेंड रहा है इस पूरे T20 वर्ल्ड कप का कि पहले बल्लेबाजी आप करते तो आप प्रेशर बनाते हैं।